है आज शिक्षा महाकुंभ में, तो मैं ऑर्गेनाइजर्स को थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा वेन्यू चुना, क्योंकि दिस इज अ प्लेस वेयर द अल्टीमेट नॉलेज, गीता जी का ज्ञान वॉज एमर्ज्ड। तो इससे बड़ी जगह इस समागम के लिए हो ही नहीं सकती थी। तो मेरा ये विश्वास है कि शिक्षाविद जितने भी आए हैं, ये सब टू इंटेंट, हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि वी शुड इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो जो अभी अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो ये चाहते ही यही है कि हम शिक्षा का भारतीयकरण कर सकें, ताकि हर इंसान, हर बच्चा उसकी भावना में ओतप्रोत हो। तो सदाबोध को वो ये हम चाहते हैं। तो what we intended to do, we want the children, they should be good human being, they should be spiritually enlightened, physically fit, emotionally balanced to face the challenges of work powerfully। हम 5 कोशों की तो बात करते हैं, आनंदमय कोश, ताकि बच्चा they should lead a happy life, a life they love। तो उसके लिए होना क्या जरूरी है, दे शुड हैव द कंपैशन एट हार्ट। जब तक दिल में दर्द नहीं होगा, तो दूसरों के दर्द को समझने की भावना नहीं होगी, तो जो सर्विट्यूड का एटीट्यूड है टू सर्व अदर्स, वो तो आ ही नहीं सकता। तो इसी तरीके से जब तक बच्चे फिजिकली फिट नहीं होंगे, मेंटली एंड फिजिकली फिट नहीं होंगे, तो हम उनसे कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से आजकल हम ये देखते हैं कि बच्चों का जो इमोशनली बैलेंस नहीं है, उनको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना नहीं आता, तो उनका जो इंटरपर्सनल रिलेशंस है, अपने साथ इंटरपर्सनल रिलेशन है, वो है ही नहीं। तो इसीलिए डाइवोर्स हो रहे हैं, इसीलिए फैमिली टूट रही है। तो शिक्षा का आधुनिकीकरण, मतलब हम लोग फेल हो गए पुराने सिस्टम से अच्छे नागरिक बनाने के लिए, उनको अच्छा व्यवहार सिखाने के लिए, वैल्यू सिस्टम सिखाने के लिए। दिल बहुत दुखा गए आई विजिटेड, एक मैं कई वहां अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम बैठे थे, तो वहां मैंने क्या देखा, बड़े बड़े जजेस, बड़े बड़े पोस्ट के जो पेरेंट्स थे, दे वर देयर। तो इसका मतलब हम वैल्यूज नहीं देख पाए। तो इसलिए ये जो NEP 2020 है, तो ये आज की जरूरत है। तो इसको हम इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा होगी। तो इसी के साथ हमारे बीच में है डॉक्टर राजेश गोयल जी। तो आई रेंडर यू अ वेरी हार्टी वेलकम सर, सुस्वागतम। करतल ध्वनि से हम इनका स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में है स्पीकर के तौर पर प्रोफेसर रघविंदर तंवर जी, चेयरमैन इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। तो कृपया मंच पे आए, हार्दिक स्वागतम, अभिनंदन, करतल ध्वनि से इनका स्वागत करिए। और मैं बुलाना चाहूंगी प्रोफेसर रवि प्रकाश जी को। तो उसके बाद फैसिलिटेट करने के लिए चेयर को डॉक्टर राजेश गोयल जी को फैसिलिटेट करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी मंच पर राम कुमार जी को। राम कुमार जी कृपया मंच पे आए और डॉक्टर राजेश गोयल जी को फैसिलिटेट करें। डॉक्टर, यस, थैंक यू जी। डॉक्टर अमित कांसल जी को फैसिलिटेट करेंगे नारायण जी।
रघविंदर जी को सम्मानित करेंगे प्रोफेसर रवि प्रकाश जी। तो अभी अगली प्रोसीडिंग के लिए मैं बुलाऊंगी नारायण सिंह जी को, वो आए और NEP 2020 के बारे में अपने विचार साझा करें। नारायण सिंह जी, थैंक यू। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और यह जो अपना शिक्षा महाकुंभ है उसकी चर्चा अभी प्रथम उद्घाटन सत्र में बड़े विस्तार से हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन कैसा हो इस निमित्त यहाँ हम बैठे हैं। और जब हमने अपना रजिस्ट्रेशन पंजीकरण प्रिंसिपल्स कॉन्क्लेव में कराया होगा तो अपनी स्कूल की बेस्ट प्रैक्टिसेस किस प्रकार की है, हम क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं, कितना अच्छा और अलग कर रहे हैं, उन बातों के लिए यहाँ हम बैठे हुए हैं। और क्रियान्वयन की दृष्टि से जैसा सुबह के उद्घाटन सत्र में बहुत चर्चा हुई, उस चर्चा के बाद क्रियान्वयन जब करना होता है तो क्रियान्वयन ही सबसे मुख्य और कठिन हिस्सा होता है, क्योंकि चर्चा, परिचर्चा, बातचीत, उसके बाद लेखन, अभिलेख सब कुछ बन जाता है, लेकिन आफ्टर ऑल इसका जो परिणाम है वो दूरगामी है, परिणाम बहुत दिनों बाद आने वाला है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का टारगेट भी 2030 है कि 2030 तक इसको हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ऐसा 10 वर्ष होंगे। फिर परिणाम जब आएगा उसका परिणाम के रूप में हम ऐसा मानते हैं कि 1947 से लेकर के 2047 तक ये जो एक विकसित भारत का स्वप्न देखा है, वो विकसित भारत के रूप में ये परिणाम शिक्षा नीति का आने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा निवेदन आदरणीय श्री रवि प्रकाश, the chairman, Indian Council of Historical Research, Sri Bhupen Dharmani ji, former CIC Government of Haryana, Rajesh Goyal ji, Director Technical Education Government of Haryana, and the Director of HPCL, Hydropower of the Government of India. Ladies and gentlemen, it is my privilege to introduce one of the finest academician, administrator and the leading historian of our country. Professor Raghavan Davar, born here in Kurukshetra, he happens to be the family who has donated the land of this Kurukshetra University. We are very, very thankful to Tamar Sahab, grandparents. I am giving you one of the history behind this making Kurukshetra. After the partition in 56, it was a huge amount. But his grandparent offered that it is very difficult to deposit this sum of amount, but we can donate the land. I think this cost of the land of the Kurukshetra is now in ₹1 billion. So we are very, very thankful to you, sir, of your entire family, the lineage line which you have inculcated in us. Then Professor Tamar himself is a far apart scholar, schooling from one of the best convent school of this country, Bishop Cotton, Shimla, a convent educated boy. And apart from that, his father was also the student of St. Stephen's College. Think about that. The lineage line. Professor Tamar graduated and post-graduated from Department of History, Kurukshetra University in 1978, if I correctly recall. And then he was offered the position of lecturer in the Department of History, where he rose up to the Professor of History. He had done a remarkable work
on various aspects of modern Indian history. One of the best work which he has carried out, which is his natural affection for the land of Kashmir. For that, Government of India has bagged him the highest, one of the highest civilian award, which is known as Padma Shri, for his contribution to the knowledge of Kashmir. Today I would like to invite to speak on Jammu and Kashmir 1947-1950. Please, Professor Thomas. You see, मुझे बहुत embarrassment हो जाती है जो कि मेरे बारे में मेरे सामने बात करता है. मैं normally discourage करता हूँ इसको. I'm sorry for intervening and checking you, but by nature मेरी आदत नहीं है सुनने की. सी आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि शिक्षा महाकुंभ का एक मीटिंग है, प्रिंसिपल्स बैठे हैं और कश्मीर पर ये लेक्चर देने आ गए हैं साहब. क्या हाउ डज इट फिट इन? सी प्रथम बात तो यही है कि कश्मीर एक नेशनल नैरेटिव है और मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हेड है, उसको कुछ नेशनलिस्ट नैरेटिव्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है. और नेशनल नैरेटिव को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये बहुत बड़े स्तर पर कश्मीर का जो ये हुआ है, मैं अपने लेक्चर को एंड तो करूंगा आर्टिकल 370 के एप्लीकेशन के साथ, पर मैं शुरू यहां से करना चाहता हूं कि जो अभी हुआ, आपने देखा 2-4 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी के निर्देश में प्रोटेक्शन में सारा ये हुआ. एब्लिकेशन ऑफ आर्टिकल 370 कोई एक पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था. ये मूल रूप से एक हिस्टोरिकल रीअसर्शन, अंग्रेजी में जिसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल रीअसर्शन, एक हिस्ट्री का जो रास्ता गलत चल पड़ा था उसको कोर्स करेक्शन था ये. और ये नेचुरल सीक्वल है. नेचुरल सीक्वल मतलब ये पढ़ना जो पलटना था, ये पलटना निश्चित था. ये आज पलटता, 50 साल के बाद पलटता. तो मेरा जो लेक्चर आपसे मैं अभी डील करूंगा आपके साथ अगले कुछ समय तक, उसमें मैं आपको ये दोहराना चाहूंगा कि भारत के इतिहास में की कहानी जो है, इसी भारतीय इतिहास के साथ अनेक कहेंगे आप फॉल्स नैरेटिव्स बनाए गए. उदाहरण के लिए मैं अपने इस बात पर आने से पूर्व कि स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास आप लोग जानते हैं, पर ये वो कहानी है जो एक तरह से अधिकतर स्टूडेंट्स को, मुझे भी, मैं 1977 में टीचिंग स्टार्ट करी, जो मैं पढ़कर बड़ा हुआ, वो एक अलग कहानी थी. एक ऐसा नैरेटिव बनाया गया कि 1947 में जो आजादी मिली वो तो मूल रूप से एक परिवार का या एक पार्टी का देन था. एक नैरेटिव ही चेंज हो गया. तो हिस्टोरिकल नैरेटिव्स कैसे बनते हैं, कितना इनका प्रभाव है, ये जानना बहुत जरूरी है. जिस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम का नैरेटिव गलत बना, उसी प्रकार से कश्मीर का नैरेटिव भी गलत बना. एक्चुअली ये नेशनल नैरेटिव किसको कहते हैं? हम विश्व को बताने जा रहे हैं कि कश्मीर की असली कहानी क्या है और जो ये सारा फॉल्स नैरेटिव बनाया गया और किस प्रकार से ये कहानी जड़ी गई, उसके अंदर मैं आपको उसी बात पर 47 की बात भी लाऊंगा. तो ये एक मोटा सा स्ट्रक्चर है. सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि कश्मीर पार्टीशन का, विभाजन का, मेरा मूल क्षेत्र पहले पार्टीशन पर है. जिस प्रकार से मुझे विश्व में पहचान मिली है वो पार्टीशन के काम पर है, पंजाब के पार्टीशन पर. कश्मीर एक पार्टीशन का, विभाजन का फॉल आउट है, उसका एक परिणाम है. पार्टीशन का आधार क्या था? मूल रूप से कि हिंदू मुसलमान दो अन्य देश हैं, दो अन्य धाराएं हैं, दो अन्य रास्ते, ये अलग अलग, ये इकट्ठा रह नहीं सकते हैं. ये बात अपने आप में हिस्टोरिकल नैरेटिव के विरुद्ध थी. जो हिस्टोरिकल कहानी है उसके विरुद्ध थी. उसका डायरेक्ट फॉलो आउट हुआ कश्मीर पर. कश्मीर में किस प्रकार से ये कहानी जड़ी गई, किस प्रकार से कॉम्प्लिकेशन हुई, ये मेरा इस लेक्चर का प्रयास रहेगा. इसी जब मैं ये कहता हूं कि ये नैरेटिव गलत है, आपको सबसे पहले तो भारत का जो एक तरह से एक बेसिक कैरेक्टर समझना इस देश का जरूरी है. आजकल में अभी हम लोगों ने, आपको याद होगा पीछे लगभग 1.5 साल पहले इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी एक किताब आई ICHR में मेरे द्वारा, और वो G20 में सभी विदेशी अध्यक्षों को जो आए उनको प्रेजेंट, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रेजेंट की गई. वो एक नेशनल नैरेटिव बना. आज इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी नेशनल बुक ट्रस्ट की नंबर 1 बेस्ट सेलिंग किताब है. वो 5 भाषाओं में उसका विमोचन, उसका अनुवाद हो चुका है, 3 में हो चुका है भारत से अलग, हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर. फ्रेंच में, स्पेनिश में हो गई है,
मैंड्रिन में, चाइनीज में और अरबिक में हो रही है आजकल। वो इतनी प्रसिद्ध किताब हो गई है। ये हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि भारत की असलियत को दुनिया के सामने रखा जाए। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी हमने की, अब हम कश्मीर पर ये कर रहे हैं। तो ये समझना जरूरी है कि भारत अन्य देशों के समान नहीं है। हम लोग कोई प्रेस बटन सिविलाइजेशन नहीं है, आप दुकान में गए, सामान खरीदा, बाहर आ गए। भारत की सभ्यता ऐसी सभ्यता नहीं है। भारत एक इवॉल्व्ड सिविलाइजेशन है, एवोल्यूशनरी सिविलाइजेशन है। सदियों से बनती है। एक पौधा उभर बड़ा, जैसे वृक्ष बड़ा बनता है, हम लोग सदियों से बड़ा हुए हैं। इस बात को आप अगर समझ लेंगे तो आप इतिहास के अनेक समस्याएं, अनेक प्रॉब्लम आपको समझ आ जाती है। वी आर नॉट लाइक यूरोप। इसी यूरोप के अंदर आपने अनेक चीजें देखी। एक युद्ध हुआ, 4 देश पैदा हो गए, 4 लोग बैठे, एक नक्शा बनाया, 5 देश और पैदा हो गए। तो छोटी छोटी बातों पर देश बनते रहे, टूटते रहे। भारत ऐसा नहीं है। समय ज्यादा होता तो मैं विस्तार से लेक्चर देता आपको फाउंडेशनल हिस्ट्री पर। और बिंदु कहते हैं कि हिमालय से लेकर सागर तक एक देश है, जो भी इसमें रहा है वो भारतीय है, और ये सभ्यता हजारों साल से चली आ रही है। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। और कश्मीर के संबंध में ये तो बहुत ही अति अनिवार्य है इसको समझना, दैट वी आर एन इवॉल्व्ड सिविलाइजेशन। हम लोग इसी, दिस इज व्हाई वी आर डिफरेंट। जो भारत सरकार, संस्कृति में, हमारे एजुकेशन, सारी जो मिलकर जो प्रयास हो रहा है दुनिया में भारत सरकार द्वारा, वो ये है कि हम लोग अलग हैं, हमारी सभ्यता अलग है, हम लोग अलग, एक तरह से सेपरेट आइडेंटिटी है। 1909 में, कमिंग बैक टू कश्मीर नाउ। 1909 में एक गैजेटर आता है, इंपीरियल गैजेटर जिसको कहते हैं, उसके एडिटर थे लॉरेंस। लॉरेंस एक जगह लिखते हैं, वॉरियर्स एंड स्टेट्समैन केम एंड वेंट, हिस्ट्री रिकॉर्ड्स दैट कश्मीर बिकेम मुसलमान्स, but close observers see that so-called Muslims are still Hindu at heart। यानी लॉरेंस यहाँ क्या कह रहे हैं कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि विदेशी आए, आक्रमणकारी आए, लोगों ने धर्म बदल लिया, पर मूल रूप से वो भारतीय है। इसी ये लॉरेंस 1909 में कह रहे हैं इंपीरियल गजेट में। अगेन लॉरेंस लिखते हैं, द वैली ऑफ कश्मीर इज अ होली लैंड, एवरीवेयर वन फाइंड्स रिमेन्स ऑफ टेंपल्स। गैजेट में लिखा जा रहा है कि कश्मीर तो एक होली लैंड है, धार्मिक घाटी है, धार्मिक देश है, और हर जगह यहाँ, अभी जो किताब जिसका मैंने आपको जिक्र किया, ये नेशनल बुक ट्रस्ट कर रहा है, इसमें हमने लगभग 400 फोटोग्राफ्स छापी हैं। हम सदियों से 3500 साल के इतिहास को फोटोज से दिखा रहे हैं। तो ये वैली एक ऐसी जगह है कश्मीर जो भारत की सभ्यता का अटूट अंग थी। ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत की सभ्यता का अटूट अंग है, उसका एक प्रतीक है, उसका एक प्रमाण है। ये एक जगह लिखते हैं, एक और लेखक लिखते हैं, बशीर अहमद, Kashmir has been uniquely related to India. Men and ideas have crisscrossed, traveled for thousands of years. इन मूल रूप से क्या कह रहे हैं कि हजारों साल से कश्मीरी भारत का निर्देश जगह जाता है, बाकी लोग यहाँ आते रहे हैं। तो ये कहानी कोई 1947 के पूर्व की या हिंदू पाकिस्तान की या भारत पाकिस्तान की कहानी नहीं है। कश्मीर को कभी भी, मुझे आश्चर्य, जब मैंने शुरू किया काम कश्मीर पर बहुत साल पहले, तो मुझे कई बार इसी पॉलिटिकल हिस्ट्री पर लोग फोकस करते हैं। जो हमारी किताब अब आ रही है, ये पहला प्रयास है कश्मीर के कल्चरल हिस्ट्री को दिखाने का, कश्मीर की कल्चरल कनेक्ट को दिखाने का। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब उदाहरण के लिए इसी कश्मीर की जब आप जिक्र आता है, मॉडर्न लिंक है, आप में से बहुत लोग जानते नहीं होंगे कि मॉडर्न का क्या, श्रीनगर क्या है। श्रीनगर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अशोक। इसी शारदा का एक होम सेंटर रहा है, संस्कृत भाषा का रिफाइनमेंट सेंटर रहा है, सैविज्म का तो जन्म स्थान है। भारत की जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, भारत इसी कश्मीर का एक तरह से मैं तो कही कि रिपोजिटरी ऑफ इंडियन कल्चर। रिपोजिटरी का मतलब एक संग्रहालय है भारतीय संस्कृति का। ये चीज समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं इस चीज को, आपको कश्मीर समझ नहीं आएगा। और दुनिया के सामने जो कश्मीर की कहानी रखी गई, वो एक अनोखी कहानी, अलग कहानी है। एज इफ इट वाज अ हिंदू मुस्लिम, इट वाज नेवर अ हिंदू मुस्लिम इशू। कश्मीर तो जैसे भारत के अन्य भाग है, वैसे ही कश्मीर आज से नहीं, हजारों साल से है। मैं अनेक, क्योंकि समय, जैसे मैंने बताया, समय की सीमा है, वरना मैं आपको डिटेल से आपको एक उदाहरण देकर समझाता। कश्मीर भारत के इतिहास की सबसे बड़ी हिंदू रियासत रही है, किंगडम रही है। ललित आदित्य का नाम आपने जरूर सुना होगा।
वो भारत, वो विश्व के सबसे बड़े रियासत के एक समय जमाने में, इसी when we are talking about the 8th-9th century जब हम बात करते हैं, तो आप कल्पना कीजिए राज तरुणी कथन की 11th-12th सेंचुरी में जब आती है, वो विस्तार से जिक्र करते हैं इस बात का, किस प्रकार से बाकी भारत का देश, बाकी भारतीय देश जो है वो किस प्रकार से कश्मीर से जुड़ा हुआ है। सो ये एक मूल रूप से कश्मीर सदियों से, हजारों सालों से कश्मीर पिलग्रिमेज का, यात्राओं का एक केंद्र रहा है। ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ कमिंग टू दी मोर मॉडर्न, कश्मीर भारत का सबसे बड़ा रजवाड़ा, एक प्रिंसली स्टेट है 47 में, शायद आपको ये शायद ध्यान नहीं होगा। कश्मीर वॉज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया इन 1947। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि कश्मीर के 3 इंटरनेशनल बॉर्डर्स थे उस जमाने में। आप में से जो इतिहास के विद्यार्थी, आपको उनको तो ये चीज समझ आ जाएगी, जो नहीं है इनके लिए, क्योंकि मुझे बताया गया जिस प्रकार का ऑडियंस होगा, तो मैंने पूछा रवि से और संयोजकों से भी कौन लोग हैं सुनने वाले, तो कहा कि मल्टीफेरियस है। तो मैं इसीलिए थोड़ा अपने लेक्चर को थोड़ा सरल भाषा में ला रहा हूं, मैं थ्योरेटिकल इसका कम कर रहा हूं, ताकि जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, साइंस के टीचर्स हैं, उनको समझ आ जाए। हिस्टोरिकली अगर मैं हिस्टोरियंस को ये लेक्चर देता, शायद इसकी भाषा कुछ और होती। तो आई एम ट्राइंग टू मिक्स अप द होल लेक्चर हियर। सी 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है, कश्मीर एक कोल्ड वॉर, शीत युद्ध जिसको कहते हैं, विश्व 2 भागों में बट गया। मुझे ये चीज मैं क्यों दोहरा रहा हूं यहां, क्योंकि जब तक आप इन चीजों को, बारीकियों को नहीं समझेंगे, आपको ये मूल समस्या समझ नहीं आएगी। कश्मीर का क्या महत्व है, क्यों दुनिया की इतनी रुचि हुई, क्यों अंग्रेजों ने इसमें इतना इंटरेस्ट लिया, क्यों इतनी बड़ी समस्या बन गया। 3 लाख सैनिक हमारे कश्मीर के बॉर्डर पर हैं, समझे ना। सो कश्मीर की जो लोकेशन है, कश्मीर के दुर्भाग्य से लोकेशन ऐसी है कि विश्व की बहुत ज्यादा रुचि उसमें होगी। कश्मीर को अगर आप देखें ध्यान से, यू हैव 3 इंटरनेशनल बॉर्डर्स। 45 में अगर आप चले जाते हैं तो कोल्ड वॉर में विश्व बट गया है। एक हिस्सा दुनिया का अमेरिका के अधीन है, दूसरा हिस्सा रूस के अधीन है, साम्यवादियों के अधीन है। और जो वेस्टर्न पावर्स हैं, लाइट पावर्स हैं अमेरिका के साथ, वो एक केंद्र ढूंढ रहे हैं ताकि रूस को हम अपना, एक तरह से रूस को कंट्रोल करें। कश्मीर आइडियली लोकेटेड है, आज भी आइडियली लोकेटेड है। कोई अगर ताकत, कोई अगर युद्ध होता है सोवियत यूनियन पर या रशिया पर कोई आक्रमण करना है, तो कश्मीर से ज्यादा उचित स्थान नहीं होगा उस आक्रमण को शुरू करने के लिए। तो ये कश्मीर की लोकेशन है। अनेक अखबारों में मेरी जो किताब आई है, जो रूटलेज लंदन से भी छपी है, बहुत प्रसिद्ध किताब हुई है विश्व इतिहास में, उस किताब में मैंने विस्तार से इसको एक्सप्लेन किया है कि कश्मीर की ज्योग्राफिकल लोकेशन ने ही कश्मीर की समस्या को खड़ा किया है। अलग बात है कि वेस्टर्न इंटरेस्ट ने उसको हिंदू मुस्लिम का रूप दे दिया, पर मूल रूप से पाश्चात्य ताकतें जो है, वेस्टर्न पावर जो थे, दे वर मोर इंटरेस्टेड इन कश्मीर एज ए ज्योग्राफिकल प्लेस, द कंट्रोल ऑफ कश्मीर। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। कश्मीर इज नॉट एन ऑर्डिनरी प्लेस, इट इज अ प्लेस विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आर्टिकल्स, अनेक किताबें आती हैं 1940s में, आर्टिकल जो नेशनल ज्योग्राफिक में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, टाइम्स लंदन में अनेक आर्टिकल्स आते हैं कश्मीर के। तो अनेक न्यूज़पेपर्स में जिक्र हो रहा है। ट्रिब्यून में 10 दिसंबर 1947 को इंपीरियलिस्ट्स हैव बिल्ट इनविजिबल फ्रंटेज, इस प्रकार की खबरें आ रही हैं। मैं बात इसको ज्यादा लंबा नहीं लूंगा इस बात को। अब इस बात को ये कहकर यहां समाप्त करता हूं कि कश्मीर की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका महत्व बहुत हो चुका है। सारी दुनिया कश्मीर की ओर देख रही है, कश्मीर किसके पास जाएगा। तो अब पाकिस्तान बन जाता है। पाकिस्तान का क्या केस है मूल रूप से, पाकिस्तान ने कश्मीर पर अपना हक क्यों जमाया, ये मैं बहुत सरल, जैसे मैंने बताया कि आई एम नॉट अवेयर कि आप में से हिस्ट्री स्टूडेंट्स अगर यही लेक्चर मैं स्कूल ऑफ हिस्ट्री में देता कहीं, इट वुड बी अ डिफरेंट लेक्चर। सो पाकिस्तान का मूल केस बड़ी साधारण सरल भाषा में अगर कहूं, वो ये था कि क्योंकि कश्मीर का बहुमत 78% मुसलमान है, पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम है, वो पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, वो एक तरह से आर्मी के हाथ में चला गया है। अब नेक्स्ट स्टेज 47 अक्टूबर में एक आक्रमण होता है। बताया गया नैरेटिव में कि ये आक्रमण पूंछ में उठा और डोगरा महाराजा के विरुद्ध था। ये वेस्टर्न स्कॉलर्स का ज्यादातर एक हाइपोथेसिस है। रिसर्च ये दिखाती है कि ये गलत है। ये तो मैंने अगेन
I can give you 20 different examples. मैंने अनेक डिप्टी कमिश्नर्स के कागजात दस्तावेज देखे हैं पाकिस्तान में जो बेस्ड थे पाकिस्तानी जिलों के, जिनमें ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज, प्रॉपरली वर्कड आउट इन्वेजन है। वहां के डिप्टी कमिश्नर्स, वहां के एसपी, वहां की जिला प्रशासन इस चीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और फुली सपोर्टेड है। ये आक्रमण अक्टूबर में इसलिए, एक्चुअली ये दिसंबर में होना था। पहले आइडिया ये था कि एक्चुअली कुछ अंग्रेज जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं जो पाकिस्तान में बेस्ड थे, वो प्लानिंग कर रहे हैं। आइडिया ये था कि आक्रमण अक्टूबर में ना हो तो दिसंबर में होना था, क्योंकि दिसंबर में बर्फ गिर जाएगी, भारतीय सेना वहां पहुंच नहीं पाएगी, विमान उतर नहीं पाएंगे और ये आसान हो जाएगा। पर ये अक्टूबर में इसलिए हुआ क्योंकि इसकी खबर लीक हो गई। तो ये अनेक थ्योरीज हैं। तो second, the other point with the invasion is it was fully organized. ये spontaneous organization, ये spontaneous invasion नहीं था। पूंछ के किसानों का इसके साथ कोई लेना देना नहीं था। ये तो एक planned organization, एक invasion था। Now, a very important point, इसी आज अगर आपको ध्यान होगा, अगर आप टच में हैं, आज पार्लियामेंट में एक बहुत मूल प्रश्न उठा है कि जवाहरलाल नेहरू के कुछ लेटर्स, कुछ दस्तावेज 2008 में, ये मेरे ही साथी हमारे काउंसिल के मेंबर हैं, रिजवान कादरी अहमदाबाद से हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा सरकार को, सोनिया जी को पहले, कि आपने 51 बक्से भरकर कागजों की 3 मूर्ति मेमोरियल से उठाकर ले गए हैं। और जो पार्लियामेंट में क्वेश्चन संबित पात्रा ने उठाया है थोड़ी देर पहले, मुझे अभी क्लिप भेजा किसी ने, तो ये कागजों को आर्काइव से, संग्रहालयों से गायब करने की पुरानी रिवायत है। ये एडविना माउंटबैटन के नाम में नेहरू के पत्र हैं, जगजीवन राम जी के नाम है, जयप्रकाश के नाम पत्र, आज ये पार्लियामेंट्री क्वेश्चन बन गया है, पार्लियामेंट उठा है। इसी प्रकार के कुछ कागज थे जो जवाहरलाल नेहरू कॉरेस्पॉन्डेंस ऑन कश्मीर, 800 फाइल्स थी ये 2013 में गायब हो गई 3 मूर्ति से। पता लगा 2016 में इनकी दोबारा सी पोजीशन में। मैं शायद पहले इतिहासकार हूं जिनको इन फाइल्स का एक्सेस मिला था। 800 फाइल्स दी गई थी जिन पर मेरी किताब आई 2019 में। इन फाइल्स में एक लेटर है जो एक कॉन्फिडेंशियल लेटर है जिसकी अमूमन चर्चा में नहीं होता। वो लेटर में क्या लिखा है, जवाहरलाल नेहरू महाराजा हरि सिंह को सुझाव देते हैं कि अभी एक्सेशन मत करिए। अभी तक आप लोगों को यह बताया गया कि इन्वेजन इसलिए हुआ क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने विलंब किया एक्सेशन करने में, इसीलिए पाकिस्तान आया। सच्चाई यह है कि एक्चुअली नेहरू ने महाराजा हरि सिंह को एडवाइस किया है कि आप अभी एक्सेशन अनाउंस मत करिए, अभी हस्ताक्षर मत किए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि शेख अब्दुल्ला को बीच में लाया जाए, शेख अब्दुल्ला को सत्ता दी जाए। ये कॉन्फिडेंशियल लेटर अभी रिलीज हुआ है, मेरी किताब में इसका जिक्र है। तो ये इस प्रकार के दस्तावेजों के साथ साथ आपको कश्मीर की कहानी समझ आती है असली। कश्मीर को कब्जा करने के लिए भरपूर प्रयास होता है। इस्लामिया कॉलेज लाहौर के छात्र जाते हैं कश्मीर, पाकिस्तान की जेलों से जेलियों को छोड़ दिया जाता है कि लड़ाई करिए, क्योंकि कश्मीर के आक्रमण में जो हुआ, महिलाओं की हाथ काट दिए गए, एक चूड़ी निकालने के लिए, एक झुमका निकालने के लिए कान काट दिया गया, एक पाजेब निकालने के लिए पैर काट दिया गया। इस प्रकार की घटनाएं 47 अक्टूबर नवंबर में होती हैं, जिसको हम कश्मीर की इन्वेजन कहते हैं। नेचर ऑफ वायलेंस का जैसे मैंने बताया आपको, इट इज अनप्रेसिडेंटेड। जिस प्रकार का ये वायलेंस होता है, एक नैरेटिव यहां और बना दिया गया साम्यवादी इतिहासकारों द्वारा, पाश्चात्य इतिहासकार, विशेषकर जो इंग्लैंड में क्रिस्टीन अलाइन वगैरह जो बेस्ड है, इन इतिहासकारों ने क्या लिखा कि भारतीय सैनिकों ने जाके वहां महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, और अनेक ऐसी घटनाओं का वर्णन देते हैं जो सच्चाई नहीं है। एक्चुअली सच्चाई क्या है, मैंने अभी कश्मीर की बहुत सुंदर एग्जीबिशन हम लोगों की मैं लाना चाह रहा था यहाँ पर, वो क्योंकि हमारा कार्यक्रम दिल्ली में आ गया। उस एग्जीबिशन में भारतीय सैनिकों को कश्मीर की जनता स्वागत कर रही है। भारतीय सैनिकों को बचाओ फौज का नाम दिया गया है। एक टर्म है रणवीर में, बहुत रणवीर एक उर्दू का अखबार छपता था श्रीनगर से, एक ऊपर बचाओ फौज का प्रयोग किया गया। यानी ये नैरेटिव भी गलत था कि भारतीय सेना ने दुर्व्यवहार किया 47-48 में। ओके, सो यू शुड बी वेरी क्लियर ऑन दिस। ये जानना भी जरूरी है कि वहां के मुसलमानों ने क्या किया। वहां का इसी आश्चर्य, बेसिकली सारा जो झगड़ा हुआ, पाकिस्तान के ऑर्गेनाइजर्स ने जो इन्वेजन अरेंज किया, वो ये सोचकर किया कि जैसे मुसलमान सेना वहां घुसेगी, वहां जिहाद का नारा लगेगा और कश्मीर का मुसलमान हमारे साथ हो जाएगा।
तो सबसे बड़ा पहला झटका तो वहां ये लगा कि वहां के हिंदू, सिख, मुसलमान जितने भी थे उन्होंने इकट्ठा होकर इसका विरोध किया। दिस इज समथिंग वेरी सरप्राइजिंग। ये फॉल्स नैरेटिव के अंदर इस कहानी को नहीं दिखाया जाता कि कश्मीर का मुसलमान तो खुला भारत के साथ है उसमें, पर उसको जैसे ग्रेजुअली इसी समय के साथ साथ मैं आज की टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, बदल गया समय, पर 1947 में वी हैव अ क्लियर एविडेंस ऑफ दिस। सामान्य कश्मीरी क्या चाह रहा है 47 में? बिकॉज प्लेबिसाइड का आपने सुना होगा, जनमत कहेंगे प्लेबिसाइड मीन जब आप किसी एक विशेष विषय पर किसी की राय लें आप। सी प्लेबिसाइड का आइडिया कहां से ओरिजिनेट होता है? प्लेबिसाइड का आइडिया कोई कश्मीरी मुसलमान नहीं मांग रहा है। प्लेबिसाइड का आइडिया तो 21 दिसंबर 1947 को लियाकत अली दिल्ली आए हुए हैं। ये भी रिकॉर्ड जो नेहरू की मिनट्स है, नेहरू में एक आदत थी कि वो जो मीटिंग्स होती थी दिन में, उन मीटिंग्स का रिकॉर्ड बनाते थे। तो इन 800 फाइल्स में जब मैंने देखा, एक पत्र मुझे मिला जिसमें नेहरू डिस्क्राइब करते हैं उस मिनट्स की, उस रात की घटना को, 21 दिसंबर की, जो राष्ट्रपति भवन में माउंटबेटन ने निमंत्रण दिया है नेहरू को मिलने के लिए। तो वो कहते हैं कि मुझे माउंटबेटन कहते हैं कि आज तुम मिलने जा रहे हो लियाकत अली को, आज अच्छे मूड में है, उनको आश्वासन दे दो कुछ कि कुछ हम ऐसा कर देंगे। इसी फर्स्ट टाइम, पहली बार वर्णन जो होता है प्लेबिसाइड का, वो 21 दिसंबर 1947 को होता है। इसी मीटिंग पहली बार सीज फायर का, इसी सीज फायर क्या है, युद्ध की समाप्ति की जो घोषणा हुई जनवरी 48 में, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा अगर ये ना होती, आज कितना बड़ा हिस्सा कश्मीर का भारत, आर्मी कमांडर्स बार बार लेख लिख रहे हैं कि हमें 3 दिन और दे दीजिए, 4 दिन और दे दीजिए, और गिलगित बाल्टिस्तान का जो एरिया है वो सारा का सारा भारत का आज हिस्सा होगा। ये हिडन रिकॉर्ड्स हैं, पर ये डिसीजन होता है कि नहीं, सीज फायर का जिक्र भी इसी 21 दिसंबर की मीटिंग में माउंटबेटन द्वारा पहली बार प्रस्ताव आता है कि सीज फायर की घोषणा कर दो और दुनिया में तुम्हारी वाह हो जाएगी। नेहरू को ये बहुत बीमारी थी वाह कराने की, तो ये डॉक्यूमेंटेड है सारा। इसी मैं प्रोफेसर तावर इज नॉट एड्रेसिंग टॉकिंग थ्रू द एयर, ये सब डॉक्यूमेंटेड है। इन 800 फाइल्स का पार्ट है जो मैंने अपनी किताब में बड़े विस्तार से डील किया है जिसको। सो ये नैरेटिव को समझना बहुत जरूरी है कि सीज फायर, लुक एट द, ट्राई टू अंडरस्टैंड, विजुअलाइज कश्मीर। अगर गिलगित बाल्टिस्तान हमारे पास अगर आज होता, नॉर्थ वेस्ट कश्मीर हमारे पास होता, ना चाइना का हाईवे होता, ना हमें 3 लाख सैनिक वहां डालने पड़ते। कश्मीर का साइज डायमेंशन देखिए कितना होता, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सिंगल सीज फायर। यूनाइटेड नेशंस, थर्ड रेफरेंस, सीज फायर, प्लेबिसाइड एंड यूनाइटेड नेशंस। आज भी कश्मीर के अंदर श्रीनगर में यूनाइटेड नेशंस का दफ्तर है। यूनाइटेड नेशंस के भी जिक्र में माउंटबेटन कहते हैं नेहरू को, देखिए यूनाइटेड नेशन बना है, नया नया साल, 1.5 साल उसको बने हुआ, पहली समस्या यूनाइटेड नेशंस के अंदर किसकी जाती है, वो कश्मीर की जाती है। और ये किसी ने ध्यान नहीं दिया कि यूनाइटेड नेशन वाले तो पहले ही कश्मीर को हड़पना चाह रहे हैं, वो कहां तुम्हारे हक में करेंगे। तो ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है कि कश्मीर की प्रॉब्लम और कश्मीर समस्या क्या है। कश्मीर समस्या तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुलझा दी है। सी, मैं एक इतिहास का विद्यार्थी हूं, 50 साल बाद मेरी भविष्यवाणी है, मैं जानता हूं, अटल मुझे विश्वास है इस बात का कि 50 साल बाद जो इतिहास लिखा जाएगा, कश्मीर आज देश की सबसे बड़ी समस्या का समाधान हुआ है। आर्टिकल 370 कोई सामान्य बात नहीं है, इसका असर आप समझ नहीं रहे हैं। मैं कश्मीर बहुत रेगुलरली जाता हूं, बहुत काम वहां है, तो इट इज अ मेजर डिसीजन। तो इन चीजों को, ये हिस्टोरिकल नैरेटिव को बदलना है। 70-80 साल से एक नैरेटिव बनाया गया है। एज चेयरमैन ICHR में मूल काम हमारा ये है कि फॉल्स नैरेटिव्स को किस तरह से कोर्स कर, बार 70 साल तक एक झूठ बोला जाएगा, एक खड़ा होकर कोई व्यक्ति उसको झूठ को सच नहीं बना सकता। हमारा मूल प्रयास आज यही है, पार्टीशन हो या कश्मीर हो, इस बात की चीजें। अनेक आगे मैंने, क्योंकि बहुत से इस नोट्स में मैंने रखा हुआ है अपने यहाँ, कि जैसे 2 नेशन थ्योरी, कोई के अब्बास का मैं एक उदाहरण देकर आगे बढ़ता हूँ। ख्वाजा अहमद अब्बास एक बहुत अच्छे लेखक थे, बड़े लिटरेचर के आदमी, स्कॉलर थे। उनको करंट मैगजीन ने, मैं जब कश्मीर पर काम कर रहा था, मुझे इत्तेफाक से मैगजीन मिल गई कश्मीर पर, करंट की मैगजीन थी, मूर्ति में पुरानी रद्दी में पड़ी थी, तो बाई चांस आई ओपन। सो उसमें देखा कि अब्बास को करंट ने कहा था कि आप 2 महीने कश्मीर घूमिए और हमें सामान्य मुसलमान क्या सोचता है इस समस्या के बारे में, उस पर लेख लिखिए। ये लेख
अक्टूबर 1947 के इशू में करंट में छपा, अब्बास लिखते हैं इस लेख में, द टू नेशन थ्योरी हैज ईटन इनटू द वाइटल्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन, लेट अस बी क्लियर, कश्मीर विल वोट फॉर इंडिया अगेंस्ट, ये मेरी किताब का टाइटल है, कश्मीर विल वोट फॉर इंडिया। कश्मीर विल वोट फॉर इंडिया, उस जमाने में ये कह रहे, मुसलमान राइटर ये कह रहा है कि मुसलमान तो चाहते नहीं, पाकिस्तान का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो तो डूबता हुआ स्टेट है, और उनको तो सामान्य व्यक्ति को तो समझ ही नहीं है कि भारत से हम अलग हैं। ये इस प्रकार की सोच है। कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड्स को अगर आप देखते हैं आपको आश्चर्य होगा, अगर आप असेंबली डिबेट्स देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स अगर आप देखते हैं, आप शॉक्ड हो जाएंगे पढ़कर। एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो प्लेबिसाइड के सपोर्ट में है, यूएन की सपोर्ट, यूएन पर तो धज्जियां उड़ती हैं, या सीजफायर के सपोर्ट में है। तो इन टोटल पिक्चर को देखना जरूरी है। यू नो, एक चीज, फॉर एग्जाम्पल, नाउ एन इंडिपेंडेंट कश्मीर, भी कश्मीरी आजादी चाहता है। आई वॉन्ट टू टेल यू वेरी कन्विंसिंगली, अथॉरिटेटिवली, ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिपेंडेंट, मैंने, आप विश्वास कीजिए 70 साल उम्र हो गई है, बहुत समय बिता दिया है इन रिकॉर्ड्स को। मैं एक बेसिकली कन्वेंशनल प्रोफेशनल हिस्टोरियन हूं, और दस्तावेजों का एक तरह से कहेंगे कीड़ा हूं एक तरह से। मुझे आज तक एक लाइन कोई दिखा दे कि 1947-48 में कश्मीर इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है, मैं इतिहास पढ़ाना छोड़ दूंगा। इंडिपेंडेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। से ये फॉल्स नैरेटिव्स हैं, फॉल्स नैरेटिव समझते हैं ना। कोई बहुत बड़ा स्कॉलर आकर किताब लिख डाले, अगर ऑक्सफोर्ड की लिखी है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग को कॉलोनियल माइंडसेट के साथ एक विदेशी ने लिखा है तो सच लिखा होगा। बहुत डबल स्टैंडर्ड्स हैं, एजेंडा सेट होते हैं। 1945 में जब आजादी, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, 1 मिनट के लिए डाइग्रेशन करता हूं अपने इशू से। 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, इंग्लैंड पर 3000 मिलियन पाउंड्स का कर्ज है। उनकी दुकानों में खाना नहीं है, एक डबल रोटी लेने के लिए आपको 1 किलोमीटर लाइन में खड़ा होना पड़ता है। ये उस देश का हाल है 1945 में, और हम उस देश के साथ बैठकर समझौता कर रहे हैं, उनको अधिकार दे रहे हैं कि भारत का भविष्य डिसाइड करिए। हम उनसे 10 गुना बड़े हैं। अंग्रेज जब आए हैं, हमारी जो विश्व की जीडीपी 24% का हिस्सा विश्व की जीडीपी का भारत में था। इतना विशाल देश, इतना, इसी फैक्चुअल फिगर्स हैं। In the 18th century, beginning of 18th century, 24% of the world's GDP is based in India. जाते जाते वो 1.5-2% रह गई। अब ऐसे देश को हमने कहा, आप इंग्लैंड ने क्या क्या किया, यूके ने भारत का विभाजन तो करा ही, सियाम, पैलेस्टीन, लिबिया, अब नाम लीजिए, सारा उपनिवेशवादी दुनिया, सारा कॉलोनियल वर्ल्ड एक टेबल पर बैठते थे। अच्छा ऐसे करो, ये देश ऐसे कर दो, ये देश वैसे कर दो, ये देश, और हमारे लोग दिल्ली से कभी इंग्लैंड जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी, किसी ने ये प्रश्न नहीं पूछा। जो पूछने वाले लोग हैं वो सारी जेल में बंद है। 47 में जो सोशलिस्ट लीडरशिप है सारी, जयप्रकाश नारायण, राम गोगोई, सारे तो बंद हैं। कांग्रेस लीडरशिप इस पर नेगोशिएट कर रही है। सो दीज आर बेसिक इश्यूज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। 45, 46, 47 का बड़ा क्रिटिकल पीरियड है। अंग्रेज की कोई किसी भी कीमत पर अंग्रेज भारत में 1-2 साल से ज्यादा नहीं रह सकता था। पार्टीशन को रोका जा सकता था, पर हमने वो कॉलोनियल माइंडसेट, क्योंकि उस समय की लीडरशिप में ली, जवाहरलाल नेहरू विदेशों में पढ़े थे, उनके ग्रैंडफादर भी वहीं पढ़े थे, खुद भी वहीं पढ़े थे। ये एक तरह से एक टेंडेंसी है। यू नो, ये जो idea of 370, finally, I'll just come back to that. First of all, it is very important to understand that Article 370 was never a public demand. Article 370 तो जानते हैं सब लोग, कि बताने की जरूरत तो नहीं ना। एक स्पेशल स्टेटस है, स्पेशल अधिकार है आदि। सो आर्टिकल 370 जब आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसकी एप्लीकेशन पर मैं आऊंगा 2 मिनट बाद, इसके महत्व को मैं समझाऊंगा। आर्टिकल 370 का इश्यू कभी भी पब्लिक डिस्कोर्स का पार्ट नहीं है। अभी 2 मिनट पहले जैसे मैंने आपसे बताया कि इंडिपेंडेंस
पब्लिक डिस्कोर्स का पार्ट कभी नहीं था, आर्टिकल 370 भी पब्लिक डिस्कोर्स का पार्ट कभी नहीं था। एक शब्द, एक लाइन किसी भी सोर्स में अगर स्पेशल स्टेटस की बात 47, 48, 49 के आसपास लिखा, इट इज नॉट अवेलेबल, इट इज नॉट देयर। अब एक सामान्य व्यक्ति के मन में तो बात उठेगी कि ऐसा हुआ क्यों? हाउ डिड आर्टिकल 370 कम इनटू बीइंग? आर्टिकल 370 मूल रूप से दो दोस्तों की अंदर की अंडरग्राउंड डिस्कशन है। अगेन, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उस जमाने के रिकॉर्ड्स कह रहे हैं। अगर आपकी रुचि है इन चीजों में तो यू नीड टू गो टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। एक व्यक्ति भी, इवन कांग्रेस लीडर्स आर्टिकल 370 को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब शेख अब्दुल्ला कहते हैं कि आर्टिकल 370 जो स्पेशल स्टेटस की बात आती है, वो कहते हैं मैं तो पब्लिक सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं, ये मेरा मत नहीं है, तो पब्लिक चाहती है आर्टिकल 370 या इस प्रकार का स्पेशल प्रावधान चाहिए कश्मीर के बारे में। मैंने आपको बैकग्राउंड में भी बताया कि 47 में सामान्य कश्मीरी क्या चाहता है। आर्टिकल 370 की क्रिएशन, इसी बहुत लंबी कहानी है, मेरे फुल लेंथ पेपर मैंने इस पर किया हुआ है। और हम लोग अमूमन चर्चा, जब आर्टिकल 370 की एप्लीकेशन चल रही थी, जब आर्टिकल 370 हटा दिया गया अक्टूबर 19 में, फर्स्ट लेक्चर जो हुआ कश्मीर श्रीनगर में शेर कश्मीर सेंटर में, तो ये आर्टिकल 370 हटने के 2-3 महीने की बात है। ये तो जनरल हसनैन और जो आजकल उत्तराखंड के गवर्नर जनरल गुरमीत सिंह और मैं, हम 3 लोगों को बुलाया गया वहां लेक्चर आर्टिकल 370 पर बोलने के लिए। सी, आर्टिकल 370 एक पब्लिक डिमांड नहीं है और एक पॉलिटिकल इशू है। समहाउ प्राइम मिनिस्टर नेहरू का यह मानना है कि शेख अब्दुल्ला के पास वो मत है, वो कश्मीरी मुसलमान को कंट्रोल करता है, इसीलिए हम स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल 370 का क्रिएट करते हैं। दिस इज हाउ इट कम्स इनटू बीइंग। जब पार्लियामेंट में जाता है, जब असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अगर आपकी रुचि है, इसी मेरी एक पर्सनल हॉबी है, मैं जब भी मेरा दिल करे, मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स पढ़ने का मुझे बड़ा शौक है। जैसे लोग नॉवल पढ़ते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स जो समझते ना, जहां संविधान बना, संविधान की जो डिस्कशन होती थी, डिबेट्स अगर आपको, मुझे नहीं पता आपने थे अगेन हिस्ट्री के कितने हैं, अगर हिस्ट्री वाले तो जानते होंगे, ये जो भी शब्द कहा जाता था असेंबली में, जो इंक्लूड होता था, उसके अंदर वो इंक्लूड बड़े बड़े वॉल्यूम्स हैं। एक वॉल्यूम 5 दिन की डिस्कशन पर होगा, अच्छे बड़े बड़े लीडर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 3-3 घंटे के भाषण हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स अगर आप उठाकर देखें तो आपको आर्टिकल 370 का विरोध जो था वो नजर आता है उसमें। Everyone, without an exception। कुछ समय पहले एक मुद्दा आया कि आर्टिकल 370 तो पटेल ने पायलट किया, सरदार पटेल ने पायलट किया। पायलट मीन्स जो बिल को इंट्रोड्यूस करता है सदन के पटल पर। व्हाट इज द रियलिटी? अगेन फॉल्स नैरेटिव। और बड़ी लोकसभा के सदन में कहा गया ये कि क्या विरोध कर रहे हैं आप आर्टिकल 370 के, क्यों ये तो आपके ही पटेल जी ने ही इंट्रोड्यूस किया था। सी फॉल्स, जब आर्टिकल 370 का जो ड्राफ्ट है, आर्टिकल 370 जब बनता है, नेहरू विदेश चले जाते हैं, नेहरू गोपालस्वामी अयंगर को देकर जाते हैं कि तुमने ये पास कराना है ड्राफ्ट। नेहरू बहुत मेटिकुलस ड्राफ्टर है, नेहरू की आदत है कि वो दिन में जो भी होता था, जो भी करते थे, जिससे भी मिलते थे, वो हमें उपलब्ध है। ये उनकी खासियत है। अंग्रेजों की जैसे उनकी टेंडेंसी थी, जैसे अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर जब दौरे पे जाते थे तो उनके लिए मंथली रिपोर्ट फाइल होती थी, डायरीज बनती थी। तो अगर आप इतिहासकार हैं, हम लोग जब कंटेम्परेरी हिस्ट्री पे काम करते हैं, तो मैं इंग्लैंड जाकर, कैम्ब्रिज में जाकर जब मैं काम करता हूं, तो वहां से उनकी डायरीज है, वो डिप्टी कमिश्नर्स की डायरीज होती है। नेहरू की भी आदत थी, जिससे भी दिन में मिलते थे, जो भी एक लाइन, उनके 2 स्टेनोज होते थे, वो टाइपिंग कंप्यूटर वाला जमाना नहीं था, पर वो करेक्शन करके और उनकी नोटिंग्स अगर आप देखें, फाइल इम्पेक्टेबल रिकॉर्ड्स होते हैं बिल्कुल।
उन रिकॉर्ड्स के अंदर नेहरू ने वो ड्राफ्ट बनाकर दिया कि आपने पास कराना है। जो पटेल की जिम्मेवारी करीबी आपने इसको पायलट करना है। पटेल ने वो बिल पायलट किया। पटेल की बायोग्राफर जो है शंकर लिखते हैं बाद में कि पटेल 2 दिन तक बहुत उदास रहे, खाना नहीं खाया, बीमार हो गए, बीपी हो गया कि ये मैंने क्या करा है, पर मैं करना पड़ता क्योंकि मैं अपने लीडर को, नेहरू कहते अपने लीडर को मैं कैसे लेट डाउन करता। आर्टिकल 370 पास हो जाता है। आर्टिकल 370 के लगातार एक भी पार्लियामेंट्री सेशन ऐसा नहीं है जब इस आर्टिकल का विरोध नहीं किया गया, लगातार ये चलता है। पटेल लिखते हैं, मैं साइटिंग ये लाइन बड़ी जरूरी है पटेल की बायोग्राफी में से, You can realize the anomaly of the state becoming part of India and at the same time not recognizing any of its constitutional provisions. अब्दुल्ला के बारे में कहते हैं, whenever he wishes to back out, he confronts us with his duty to the people. यानी अब्दुल्ला जिनको इतना खुली छूट दे दी गई है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में इंटरफेयर कर रहे हैं। पटेल कहते हैं इस आदमी को, जिसको इसी पटेल एकमात्र व्यक्ति हैं जो अब्दुल्ला के रोल को फ्लैग कर रहे हैं। फ्लैग मतलब ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि जो आदमी कर रहा है, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि आदमी गलत कर रहा है, और एक जगह नहीं बार बार वो करते हैं। तो इस प्रकार का ये वातावरण है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, थोड़ा सा बस मैं 2-4 मिनट और लूंगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो एक इंट्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है, विडंबना है इस देश की कि इस प्रकार का व्यक्ति, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्या दोष है देखा जाए तो, उन्होंने क्या गलती करी? उन्होंने केवल एक बात उठाई, एक देश में 2 विधान नहीं हो सकते, एक देश में 2 निशान नहीं हो सकते। अनेक चीजें, लंबा कुछ है। एक कॉरेस्पॉन्डेंस है जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, शेर कश्मीर लाइब्रेरी में उपलब्ध है, छोटी सी बुकलेट। ICHR उसको छापने जा रहा है, उसको प्रिंट करेगा। उसमें ये कॉरेस्पॉन्डेंस है पटेल, अब्दुल्ला, नेहरू, अब्दुल्ला एंड श्यामा प्रसाद, ये तीनों के बीच में पत्र। मैं आपको एक लेटर जो श्यामा प्रसाद ने अब्दुल्ला को लिखा, उसमें से थोड़ा लंबा सा है, ये पैराग्राफ पढ़ के बताता हूं, आपको आर्टिकल 370 का जिस्ट समझ आ जाएगा। ये लेटर लिखा गया 13 फरवरी 1953 को। श्यामा प्रसाद की डेथ 4-5 महीने बाद, आपको पता है उनकी डेथ हो जाती है, श्रीनगर में जेल में डेथ होती है। You, Abdullah, have shown tendencies of creating a separate status for yourself and your state. मैं आपको हिंदी में बताऊंगा आपको। If each state starts having its own flag according to the wishes of the party in power, then it will be a blow on India's national political unity. And that is what you have sought to be done. If the bogey of Muslims ceasing to trust India and going away to Pakistan continues unchecked, it will create the same complications as Mr. Jinnah. Secular democracy cannot develop by following the methods of the marketplace. Hindus, Muslims and others will realize that the division of the country on religious basis has not helped any community. 13 फरवरी 1953। अब क्या लिखा श्यामा प्रसाद ने यहां मोहम्मद अशरफुल्लाह को कि ये जो भूत आप दिखाते हैं कि मुसलमान भारत छोड़कर भाग जाएगा और देश टूट जाएगा, ये बोगी है। जैसे होता है बोगी, फॉल्स कॉल है, इट इज अ फॉल्स बोगी। और मेरा ये विश्वास है कि एक दिन इस देश के हिंदू, मुसलमान और सब अन्य जाति सब ये मानकर चलेंगे कि जो हुआ है ये गलत हुआ है, पार्टीशन भी गलत हुआ और कश्मीर का इश्यू भी गलत हुआ। अंत में लोकसभा की स्पिरिट, इसी मेरे पास बहुत से मेरे पेपर्स में, कि मैंने जैसे बताया फुल लेंथ पेपर्स मैंने इस पर किए हुए हैं। लोकसभा से मुझे अभी जो हमारी किताब आ रही है तो उसके बैक पेज पर तो हमें माननीय गृह मंत्री जी का एक वाक्य है और बाकी एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने, डॉक्टर करण सिंह ने, पर बीच में हमने एक लोकसभा के उस जमाने की केरला से एनी मस्करन एक कैथोलिक है, ईसाई है, और लोकसभा की केरला से वो तमिलनाडु से वो सदस्य है। वो इस बहस में कश्मीर के आर्टिकल 370 के महत्व पर क्या कहती है, मैं 2 लाइन पढ़कर अपनी बात पूरी करूंगा। कश्मीर had been from time immemorial part and parcel of India.
have been shaping the destiny of India. India looks upon Kashmir as the mother country. Kashmir on the top and Travancore below in the south are the most beautiful ornaments of Bharat Mata. यानी कश्मीर ऊपर उत्तर में और ट्रेवनकोर दक्षिण में, ये भारत माता के दो वो सुंदर गहने हैं जो उसको सदियों से सजाते हैं। और ये कोई ये कौन कह रहा है? एनी मस्करिन कह रही है लोकसभा में, आचार्य कृपलानी बोल रहा हूं, अनेक किसी श्याम प्रसाद मुखर्जी के तो हजारों पन्ने होंगे शायद लोकसभा की डिबेट्स में ऑन दिस इश्यू। सो दीज आर सम आइडियाज दैट आई सी जस्ट टू सम अप, जो मैंने आपसे शेयर किया है। डू यू हैव सम प्रेजेंट? मैंने कुछ स्लाइड्स में लाया था, मुझे लगता नहीं कि कोई प्रेजेंटेशन नहीं हुआ ना। हाँ, दिखाऊंगा आप लोगों को। सी कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन के लिए कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड्स में जाना बहुत जरूरी होता है कि जब तक आप आज बैठकर मैं आपको कुछ भी समझा दूं, तो एक अच्छा कार्टून, शंकर जैसे व्यक्ति का कार्टून बना हुआ आपको सारी कहानी जो है वो बता देता है। तो मेरे पास 10-15 कार्टून है जो सर्कुलेशन में आ रहे हैं। अभी हम लोग 2 जनवरी को जो बुक लॉन्च होगी उसमें इंक्लूडेड है। मूल रूप से कश्मीर को जब भी आप क्योंकि हेड से मुझे बताया गया कि अधिकतर आप प्रिंसिपल्स हैं, अपनी इंस्टीट्यूशंस को हेड कर रहे हैं आप, मूल रूप से कश्मीर की जो साइकी है, कश्मीर की जो नैरेटिव है, वो पोस्ट 47 से देखना बंद करिए आप। हम लोगों की जो किताब आएगी, नेशनल बुक ट्रस्ट इसको प्रकाशित कर रहा है, बहुत रीजनेबली प्राइस्ड है। इसका प्रिंटिंग कॉस्ट तो लगभग 5,000 रुपए का है, क्योंकि लगभग 400 फोटोग्राफ्स हैं कलर में, पर भारत सरकार उसको 850 रुपए में निकाल रही है। तो उसको हिंदी अंग्रेजी दोनों में वो आ रही है। तो वो किताब जब आएगी तो आप भी अपने स्कूल्स में, अपनी कॉलेजेस में, लाइब्रेरीज में मंगाइए, क्योंकि छात्रों को जाना ही बड़ा जरूरी है। इसी ग्रेजुअली 2 मिनट जनरल में बात करके, ये हम लोग क्यों करते हैं? आप लोग यहाँ एजुकेशन के महाकुंभ में बैठे हैं, शिक्षा महाकुंभ में, ये चीजें करना क्यों जरूरी है? चाहे वो डेमोक्रेसी वाला जो मैंने बताया, चाहे कल्चर का है, चाहे पार्टीशन का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी, मेरी तो बड़ी प्रसिद्ध किताब है पार्टीशन पर, पिक्टोरियल हिस्ट्री भी है और दूसरी भी है, जिसमें हॉरर्स ऑफ पार्टीशन। सी, एक युग बीतते जा रहा है, पार्टीशन हो गया, नो जनरल कंसेंसस, नो कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रूवल, नो लीगल बॉडी हैज अप्रूव्ड इट, देश का विभाजन हो जाता है। 5, 7, 10 लोग बैठते हैं, देश का विभाजन तय हो गया है। जो आपको पढ़ाया गया स्कूल्स में, मेरी उम्र से तो हम लोगों को जो किताबों में आता था, एक पैराग्राफ में पार्टीशन को 60 वर्ड्स में डिस्क्राइब कर दिया गया एनसीईआरटी किताबों में। अमेंडमेंट्स हो रही है एनसीईआरटी की किताबें, अगर आप 70-80 के दशक की देखें, पार्टीशन एक पैराग्राफ में डील किया गया, 60 वर्ड्स। 7 से 8 लाख लोगों की हत्या होती है 4 महीने के अंदर। 15-16 मिलियन लोग एक्सचेंज होते हैं। एक प्राचीन सभ्यता पूर्ण देश को विभाजन कर दिया जाता है, उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी नहीं है। किसी संवैधानिक बॉडी ने, किसी लीगल बॉडी ने, किसी इलेक्टेड बॉडी ने इसको अप्रूव नहीं किया है। जयप्रकाश नारायण का बड़ा प्रसिद्ध कथन है, उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही क्वेश्चन किया है। जयप्रकाश नारायण तो कहते हैं कि किसने इलेक्ट किया इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, ये तो नॉमिनेटेड बॉडी है। 47 से पूर्व तो 15% लोग वोट डाल सकते थे, अंग्रेज नॉमिनेट करते थे। ये भारत की कल्पना को, भारत की आत्मा को रिप्रेजेंट, वो तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि भारत की आत्मा को रिप्रेजेंट नहीं करती है। सो इस प्रकार के मुद्दे हैं। जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होती है 14 जून 1947 को पार्टीशन पर मुद्दा करने के लिए, गांधी जी 2 बार उठकर चले जाते हैं बाहर, पैर पकड़ उनको दोबारा बैठाया जाता है। ये लंबी कहानियां हैं, हम लोग घंटों कर सकते हैं इन चीजों पर बात। तो मूल रूप से मैं बात यही खत्म करूंगा कि कश्मीर के नैरेटिव को अपने संदर्भ में रखने से पहले अपने स्कूल्स में, अपनी कॉलेजेस में, जहां जहां से आप लोग बिलोंग, विचारधारा की, हमारी सोच की डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस उसके हम लोग हमारे साथ ये प्रयास मेरा, अगर आप मेरे पास अगर वो विजुअल होता मैं आपको लक्ष्य मिल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये बात सुनी। ऑर्गेनाइजर्स का मैं आभारी हूँ कि मुझे आपसे दिया गया हमें, धन्यवाद। तो बड़े सुंदर तरीके से इन्होंने बताया कि कश्मीर की समस्या जो हम सोचते हैं वो तो है ही नहीं, इट इज बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल कंडीशन, जिसके वजह से है। दूसरा, ये वाली बात
मुझे भी अच्छी लगी कि 99% मुस्लिम ऑफ दैट टाइम दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू मूव इन द पाकिस्तान, तो वो तो इंटरेस्टेड थे ही नहीं। और ये जो टू नेशन थ्योरी है, और ये जो थोड़ा सा 9-10 लोगों ने बैठ के जो देश का भविष्य डिसाइड कर दिया, इट वॉज टोटली रॉन्ग। पर चलो, द गुड न्यूज इज दैट 370 जो है वो एबोलिशन हो चुका है, उसका समापन हो गया है, प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है, और कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच सर, रियली मन करता था कि इनको रोका ना जाए, इनको सुनते जाएं, पर टाइम की थोड़ी सी कमी थी, तो मैं तो ये चाहूंगी कि एक बार खाली इनका ही रखा जाए सेमिनार, बहुत अच्छे से सुना जाए, कभी आपके पास वक्त हो। रियली इट टच द हार्ट सर, रियली। आई रिक्वेस्ट डॉक्टर राजेश गोयल जी टू कम and address the audience. Thank you. मेरे ख्याल से जय घोष से शुरू करते हैं, थोड़ा खाना खाने के बाद इसका सेशन है। भारत माता की, ठीक है, संख्या में कम है लेकिन आवाज कम नहीं होनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। शिक्षा महाकुंभ के इस द्वितीय सत्र में हम सबको अभी बहुत ही इंफॉर्मेटिव और रिसर्च बेस्ड जानकारी जो देकर गए हैं, ऐसे आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र तंवर जी, इस सेशन को को चेयर कर रहे छोटे भाई अमित कंसल जी, और एक मूल प्रश्न भी खड़ा किया है कि किस प्रकार से भारत के अंदर नैरेटिव्स को सेट किया गया, और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण कश्मीर, और कैसे कैसे उसकी सारी कहानी चली और कैसे उसका सारा डिस्टोर्शन हुआ, लोगों के सामने, दुनिया के सामने आया, और हम सबने सुना। और भी ऐसे नैरेटिव हैं जिनको बदलने की आवश्यकता है, और इस शिक्षा महाकुंभ का मुझे लगता है हेतु भी शायद यही है कि हम अपने ऐतिहासिक संदर्भों को ठीक ढंग से समझकर आने वाली पीढ़ी के सामने रख सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये भारत की आत्मा को पुनर्जागृत करने का एक प्रयास है, और हजारों लाखों लोगों से चर्चा होने के बाद कि वास्तव में देश की शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, जो आजादी के बाद किन्हीं भी कारणों से शायद उस दिशा में नहीं जा सकी, उस पर गंभीर चिंतन मनन करके ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, और मुझे लगता है हम सब ने उसको अच्छे से समझा भी है और इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़ भी रहे हैं। तो उसी के 2-3 बिंदु और 2-3 ऐसे नैरेटिव के संबंध की बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। जैसे कश्मीर के विषय में आया, ऐसे ही भारत के बारे में एक नैरेटिव आया कि भारत गरीब देश था, गंवार देश था और कृषि प्रधान देश था। ऐसा डॉक्टर साहब हमको पढ़ाया गया इतिहासकारों के द्वारा, जब हम विद्यार्थी थे तब भी ये पढ़ाते थे, लेकिन ये सत्य नहीं है। अभी डॉक्टर साहब कोट करके गए, भारत दुनिया के अंदर समृद्ध और संपन्न देश था। दुनिया का एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन। 50 से अधिक देशों का वो समूह है डेवलप्ड कंट्रीज का। 20वीं सदी के अंत में उन देशों ने बैठकर विचार किया कि भारत की इकोनॉमी के बारे में जरा अध्ययन करना चाहिए और दुनिया के सामने ये लाना चाहिए कि वास्तव में कैसी ये पिछले 2000 वर्षों में दुनिया की अर्थव्यवस्था रही है। तो उसके लिए उन्होंने चयन किया कि कौन करे अध्ययन। अध्ययन करने के लिए भी उन्होंने चुना
नोबेल पुरस्कार विजेता ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हिस्टोरियन एंगस मैडिसन और हम जैसे लोग जो थोड़ा सा राष्ट्रवादी विचारों के माने जाते हैं डॉक्टर साहब के नेतृत्व में, उन लोगों को लगा कि वो ब्रिटिश जिसने 70 से अधिक देशों को गुलाम बना के रखा हमारे सही, वो कैसे एक अध्ययन करेगा ठीक ढंग से। लेकिन उस डॉक्टर एंगस मैडिसन ने अपनी ख्याति के अनुरूप एक हिस्टोरियन और इकोनॉमिस्ट होने के साथ साथ उसके साथ न्याय किया, दुनिया भर के अंदर घूमे, डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा किया। जैसे डॉक्टर साहब हमारी बड़ी मेहनत करते हैं, उन्होंने भी उसको अध्ययन करके डॉक्यूमेंटेड किया और 2004 में वो बुक प्रकाशित हुई, द वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री 2 मिलेनियम पर्सपेक्टिव, 2 सहस्राब्दियों में भारत का आर्थिक इतिहास। और वो क्या अपना कंक्लूजन देते हैं उनके पाई चार्ट और पाई डायग्राम, बार डायग्राम के द्वारा से अंत में, कि 0 से लेकर 1000 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन थी। तो एंगस मैडिसन ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट कहता है कि 0 से लेकर 1000 तक दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी भारत। अच्छी नहीं लगी बात आपको? तो कितनी थी? 34% हमारा हिस्सा था जीडीपी में 1000 तक। और ये 1750 तक भी गिरते 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 कितना आया, जो भी डॉक्टर साहब बता देंगे, 24%। तब भी हम 1/4 में हम थे, बाकी 2/3 में सारी दुनिया के 200 देश थे। हम गरीब नहीं थे, गरीब तो वो गुलाम बनाने वाले देश थे। तभी तो ये 16वीं 17वीं शताब्दी में अंग्रेज आए, डच आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए, पोर्तुगीज आए, अपनी कंपनियां बना बना के आए, हमारे यहाँ व्यापार किया और व्यापार करके लूट कर लेकर गए, हमें तहस नहस किया, डी इंडस्ट्रियलाइज किया, तब जाके हम गरीब हुए। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आजकल के इतिहासकार भी जो लिख रहे हैं, उत्साह पटनायक ने भी अपनी बुक में लिखा है कि कितना पैसा लूट कर लेकर गए। ये 16वीं शताब्दी में आने के बाद 1947 तक 40 ट्रिलियन डॉलर आज की अमेरिका की अर्थव्यवस्था है, केवल 22 से 23 ट्रिलियन डॉलर की, उससे दुगनी। और हमारी कभी 3.5 ट्रिलियन डॉलर ही है, हमसे 15 गुना, 10 गुना, 12 गुना अधिक। इतना पैसा लूट कर लेकर गए, तब वो 1.5-2% पे जो डॉक्टर साहब करते 47 में छोड़ कर गए हमें। तो ये नैरेटिव भी कि भारत गरीब देश था, एक गलत नैरेटिव है। भारत समृद्ध, संपन्न, सोने की चिड़िया देश था, इसको हमको ध्यान रखना है, इस नैरेटिव को भी बदलते हैं। दूसरा मैंने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश था, ये कृषि प्रधान था, ये अर्ध सत्य है। कृषि प्रधान उद्योग धंधे, कृषि आधारित उद्योग धंधे प्रधान देश था। इस वाक्य को कृषि प्रधान के को करना पड़ेगा, कृषि प्रधान नहीं, कृषि आधारित उद्योग धंधे प्रधान। हमारे गांव गांव के अंदर इंडस्ट्री थी, हर युवा स्वरोजगारी था, हर युवा आत्मनिर्भर था, और इसलिए हमारी इकोनॉमी को कहा जाता था ये सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सस्टेन्ड अर्थव्यवस्था है। ये आजकल के इकोनॉमिस्ट ने कह दिया भारत क्लोज इकोनॉमी है जी, तो क्लोज, और हम ओपन करना चाहिए। हमारी तो सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ रिलायंट थी, हर गांव अपने आप में आत्मनिर्भर था, हर गांव के अंदर उद्योग धंधे चलते थे। ये सूती रेशमी उद्योग धंधों की तुमने कहानियां पढ़ी ही है, कैसे चलते थे। धर्मपाल बहुत बड़े इतिहासकार हुए, उन्होंने पुस्तक लिखी द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में भारत के अंदर विज्ञान की क्या स्थिति थी। तो वो उसमें अंग्रेज अधिकारियों का रेफरेंस ब्रिटिश में जो थे उनको कोट करते हैं। जेम्स फ्रैंकलिन, सागर, जबलपुर, मध्य प्रदेश, यहाँ की रिपोर्ट भेजते हैं। अंग्रेज हायर ऑफिसर मद्रास के आसपास की भेजते हैं, कैंपबेल केरला की भेजते हैं। और ये तीनों अंग्रेज अधिकारी क्या लिखकर भेजते हैं कि भारत के गांव के अंदर 9 बाई 9 फुट की भट्टी है, फर्नेंस है, और उसके अंदर वो क्या करते हैं, 10 से 12 लोग काम करते हैं मिलकर, स्टील बनाते हैं। और वो स्टील बनाते हैं जो उसकी क्वालिटी कैसी है, ये अंग्रेज अधिकारी की मित्रों में आपको बात बता रहा हूं, किसी भारतीय की नहीं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमको अंग्रेजों, दूसरे बाहर के लोगों की बताई हुई बात जरा अच्छी लगती है। तो अंग्रेज अधिकारी लिखकर भेज रहे हैं कि उस 9 बाई 9 की फर्नेंस में गांव के अंदर वहां के ग्रामीण लोग मिलकर जो स्टील बना रहे हैं, वो उस समय के हॉलैंड में बनने वाले स्टील से 4 गुना अधिक बढ़िया बनता है।
और आधी कीमत पर बनता है। और ऐसी एक दो नहीं, 90,000 फर्नेस है भारत के अंदर, 90,000 गांव में फर्नेस है स्टील बनाने की। तो जो हीरे ज्वारात बनाने को हो, सिप्पी उद्योग हो, रेशमी कपड़ा उद्योग हो, रंग उद्योग हो, स्टील बनाने का, हर दृष्टि से हमारे गांव गांव के अंदर उद्योग धंधे थे। इसलिए हम समृद्ध और संपन्न थे, इसलिए सोने की चिड़िया थे। तो इसीलिए उद्यमिता के कारण से थे, हम स्वरोजगारी थे इसलिए थे। इसलिए दूसरा नैरेटिव हमको ये लेकर आना है, अपने विद्यार्थियों को बताने के समृद्ध संपन्न थे। और उसका कारण क्या था? क्योंकि हम स्वावलंबी थे, स्वरोजगारी थे, उद्यमी थे। और इसलिए ये नैरेटिव बदलना है कि पढ़ना लिखना किस लिए। आज जो हमारा हर टीचर सुबह से लेकर शाम तक प्रिंसिपल अपने प्रेयर वाले भाषण में एक ही बात बोलता, पढ़ लिख लो। क्यों? तो नौकरी मिल जाएगी। अब इसको बदलना है। हर प्रेयर के सेशन में हर टीचर को बोलना, अपनी 45 मिनट की क्लास में एक बात जरूर बोलनी है 2-3 मिनट में कि पढ़ लिख लो भाई, अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, उद्यमी बन जाओगे। और उनका टैग लाइन होना चाहिए, डोंट बी अ जॉब सीकर, बी जॉब प्रोवाइडर। मुझे नौकरी देने वाला लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। मैं 20, 30, 50 लोगों को नौकरी दूंगा, मालिक बनूंगा, नौकर नहीं। ये माइंडसेट, एक पैराडाइम शिफ्ट हमको करते हैं। ऐसी ये संपन्नता किस लिए? ये उद्यमिता से केवल अपना विकास नहीं, समाज और देश का विकास। उसको उद्यमी बनना है। एक बार के लिए उसका स्वार्थ भी जगा दो आप कि नौकरी से आप लग्जरी लाइफ नहीं जी सकते। ये 20, 30, 50 हजार, लाख रुपए तक की बात कर सकते हो। आज उद्यमियों की कहानी पढ़ोगे, मैं अनेक कॉलेजेस में जाता हूँ, यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, स्टूडेंट से बात करता हूँ। मेरे अपने स्टूडेंट आकर कहते हैं कि भाई साहब हमने जरा ये काम करना शुरू कर दिया। तो आज कितनों की बात करते हैं, वो उदाहरण देने का समय नहीं है, दे सकता हूँ बहुत सारे। वो कहेंगे जी 2, 3 साल 4 साल में ही करोड़ों रुपए की बात करते हैं। मैं फरीदाबाद वुमेन पॉलिटेक्निक के अंदर गया, हमारी एक स्टूडेंट आई कि सर मेरे को भी अपनी 2 मिनट बात करनी है। उन्होंने कहा जी पढ़ाई पूरी करने के बाद ये 9 से 5 वाली नौकरी का मेरा मन नहीं किया, शादी हो गई, तो सोचा कि जो मेरी हॉबी थी ये आर्टिफिशियल कुछ ना कुछ मोती मन के यूज करके ज्वेलरी बनाने की, मैंने उसको शुरू कर दिया। 2019 में शुरू किया, 2021 की मैं बात बता रहा हूं, कोरोना भी उसके बीच में आ गया। तो उसने बताया जी 2 साल के प्रयास के बाद मेरा टर्नओवर कितना है जी बता सकते हो आप? उसने कहा जी 12 करोड़ रुपए, 12 करोड़ रुपए। ताली बजाओगे ऐसे ही, मैं बुरा था कि और उसने अगली बात कही कि आने वाले 2-3 साल में मैं अपनी कंट्रीब्यूशन भारत की जीडीपी में 100 करोड़ कर दूंगी, बाकी आप कराते रहो $5 ट्रिलियन के बनाने के लिए जिससे कराना, और 100 से अधिक बहनों को काम करें। और आप लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी का नेट पे जाके देखना, मैं गलत बोल रहा हूं तो कैरेट कार्ड आप अपने गूगल पे चले जाना, देख लेना, उसका नाम है रितिका चड्ढा कैरेट कार्ड। ये हजारों लाखों की कहानी नहीं रहती जी। फिर उसको को भी एक अच्छी लग्जरी लाइफ अगर तुमको जीनी है उसके लिए बनो, और फिर उसके मन का भाव जगाना है। क्योंकि मेरे को पैसा कमाना, हमारे यहाँ ऋषि मुनि संत महात्माओं ने कभी पैसा कमाने से मना नहीं कहा, कहा खूब कमाओ। किस लिए? अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। हजारों हाथों से उसको समाज के लिए उपयोग करेंगे तो समाज और देश को समृद्ध करने के लिए उसको उद्यमी बनना है। तो दूसरा पैराडाइम शिफ्ट, ये नैरेटिव जो डॉक्टर साहब ने जिस दिशा में ले गए मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। ये नैरेटिव सेट करना है, नौकर नहीं बनना, मालिक बनना है, उद्यमी बनना है, देश को आत्मनिर्भर बनाना है। और तीसरा, विकास केवल पर्यावरण को दूषित करके, शोषित करके, जीवन मूल्यों को खत्म करके ही हो सकता है। ये पश्चिम के मॉडल ने हमको बताया होगा। आज इसलिए वहां बीमारियां, 100 प्रकार की झगड़े, डाइवोर्स, नींद की गोलियां, पर्यावरण का शोषण, ये सब बीमारियां हैं। हमको जो ये विकास करना है आर्थिक दृष्टि से, ये पर्यावरण को संरक्षित करते हुए करना है, एथिक्स के साथ करना है, जीवन मूल्यों के साथ करना है, पारिवारिक व्यवस्था को मजबूत करते हुए करना है, समाज के हर व्यक्ति को साथ लेकर करना है।
ऐसे सोशल एथिक्स भी हमारे विद्यार्थियों के अंदर आए, ये भी उनको प्रयास करना है। इसको तहस नहस करके विकास हो सकता है, ये भी गलत थ्योरी है। इन पर आधारित विकास ही सस्टेनेबल होता है, यही सत्य है। तो हम अपने विद्यालयों के अंदर विद्यार्थियों के मन में ये भारत के प्रति देशभक्ति का भाव क्या होगा। आजादी के समय में सीमा पे लड़ना, अंग्रेजों से लड़ना हो सकता है, आज क्या होगा, अपने पैरों पर खड़ा होकर, किसी पर निर्भर ना होकर, एनलाइटन, जो मैम ने पहले बोला था, एक जागरूक, स्वस्थ, संस्कारों से युक्त, आर्थिक दृष्टि से संपन्न, समाज और देश को आगे बढ़ाने की चिंता करने वाला, गरीब के प्रति संवेदनशील, ऐसा एक जिम्मेवार नागरिक बनाने की जिम्मेवारी मुझे लगता है ये जो टीम हमारे सामने बैठी है इसकी है। तो ऐसा इस शिक्षा महाकुंभ से हमारे विद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी इस देश का बहुत ही एक ऐसा नागरिक बनेगा जिस पर हम गर्व कर सकते हैं और समृद्ध, संपन्न, सर्वांग सुंदर, देदीप्यमान भारत बनाने में अपना योगदान देगा, ऐसा हम सोचकर जाएं। इतनी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। तो आपने भी हमारी एक जो हिस्टोरिकल डिस्टोर्शन है बच्चों में, उसको दूर करने में मदद किया और बहुत सुंदर तरीके से कहा कि हमें सेल्फ रिलायंट बनना है, सेल्फ सस्टेन बनना है, हमें एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रीक जगानी, बच्चों एक विचार भरना है कि दे कैन डू इट। और हम गरीब देश नहीं थे, हम बहुत अमीर थे और हमारी जीडीपी 34 से 24 और उसके बाद जब अंग्रेज छोड़ के गए तो एक सारा कितना हम लोगों ने खोया है। लेकिन अब बारी है एनईपी के थ्रू अपनी भारत माता को दोबारा से विश्व पटल पर लाने की। तो तैयार हैं आप सब? जी, ओके। तो अभी मैं ये चाहूंगी कि जो आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस है एनईपी की, वी डोंट नीड लेक्चर बट वी नीड बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आप अपने इंस्टीट्यूशन में यूज करते हैं। कौन कौन वो शेयर करना चाहता है, वो हम माइक आपको प्रोवाइड करेंगे, आप बता सकते हैं, ताकि हम दोनों, हम सबका ज्ञानवर्धन हो और हम वो प्रैक्टिसेस आपके थ्रू दूसरे विद्यालयों तक भी पहुंचा सके और जो अपने लिए अच्छी लगती है हम स्वयं ले सके। तो एनीबडी वांट टू शेयर द बेस्ट प्रैक्टिसेस? एनईपी 2020 को इंप्लीमेंट करने के लिए जो आपने अपने स्कूल में, विद्यालयों में प्रयास किए हैं, क्या कोई शेयर करेगा? सबने बहुत किए, मैं जानती हूं, डोंट हेजिटेट। शिक्षा महाकुंभ से अमृत तभी निकलेगा जब आप पार्टिसिपेट करेंगे। Good evening, all of you. Well, ma'am, as we are working in there, so we are inculcating different type of aspects in our kids. That is, अगर हम बात करते तो हमारे यहाँ शिशु वाटिका शब्द इस्तेमाल किया जाता है। वाटिका मतलब फुलवारी और शिशु, तो वो शिशु वाटिका के लिए ये बात डिस्कस की जाती है कि उस जो बालक हमारे मध्य आता है तो उसके अंदर वो जो पोटेंशियल है, जो हम मॉर्निंग से सुन भी रहे हैं, बस हमें उसको जागृत करना है, उसको ध्यान कराना है कि आपके अंदर ये पोटेंशियल है। तो उसके लिए 12 व्यवस्थाएं रहती हैं, यानी 12 पैरामीटर्स छोटे बच्चों के लिए बनाए गए हैं। उसके अंदर हम लोग स्पेशली लेके चलते हैं चिड़ियाघर। अब चिड़ियाघर आजकल हम देख ही रहे कितना है, क्या है, यानी वाइल्ड लाइफ की बात करी जा रही है। तो वो वाइल्ड लाइफ का एक स्ट्रक्चर्स बनाया जाता है और बच्चा जो है उसको फील आउट करता है, जो टॉयज की फॉर्म में रहता है या मड जो हम आर्किटेक्ट की बात करते हैं उस फॉर्म में रहता है। फिर उसके बाद आता है क्रीड़ांगन, हम खेलते हैं, पर खेलते वो क्या बता रहे हैं हम बच्चे को, हम टीम की बात करते हैं, हम जब बात करते हैं टीम की बात करते हैं, पर अगर वो बचपन से उसके अंदर इनकलकेट होता है तो ही और शी शुड, वो अपने आप रियलाइज कर लेते हैं कि यस दिस कुड बी फॉरगेटेड और इसको मूव ऑन करना चाहिए। तो वो साइमल्टेनियसली हमारे सबकॉन्शियस में ऐड ऑन हो जाता है। इसी तरह से हम बात करते हैं कलाशाला।
बट इस कलाशाला जो भी चीजें बच्चे आसपास में देखते हैं उनको उनके सामने प्रेजेंट किया जाता है, पिक्टोरियल फॉर्म में भी, आर्किटेक्ट फॉर्म में भी, एंड ऑल्सो उनको दिया जाता है। जैसे हम क्ले की बात करते हैं तो हम यहाँ क्ले नहीं देते, हम असल में मिट्टी देते हैं, कुम्हार वाली। क्या बात, वो कुम्हार वाली मिट्टी देते हैं, क्योंकि ये शरीर पंच तत्वों से बना है, तो जब पंच तत्वों के अंदर वो बच्चा जाता है तो उसको उसका भान होता है। तो वो कलाशाला है हमारे पास। विज्ञानशाला, कैन यू इमेजिन एक नर्सरी का बच्चा साइंस सीख रहा है, हम उसमें क्या करते हैं? कुछ नहीं, हम उसको टेस्ट कराते कि ये क्या है, वो कहते हैं कुछ नमकीन है। नमक तो जानता नहीं ना, तो नमकीन है कुछ बोलते हैं, अच्छा ठीक है ये नमकीन है। उसको फिर एक ग्लास ऑफ वाटर देते हैं, ये क्या, ये पानी है, ठीक है। अब इसके अंदर एक जादूगर आता है और वो क्या करता है, आप भी जादूगर बन सकते हो। वो जो उसको विजिबल नमक था वो उसके अंदर डाइल्यूट हो जाता है। यस, हाँ जी। तो इस तरह से डिफरेंट एस्पेक्ट हम साइंटिफिक चीजें उनको बताते हैं। तो ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली जाता है। ऐसे ही मॉरल एंड एथिकल एजुकेशन पे हम लोग बात करते हैं। और रिसेंटली क्योंकि एनईपी अब सीबीएसई और सभी स्कूल्स में भी आ गई है, तो जादू का पिटारा एनईपी में अभी सीबीएसई ने लॉन्च किया है कि आपके पास कुछ नहीं है तो कुछ जादू का पिटारा आप रखिए और यू कैन मेक देम फैसिलिटेटेड विद द थिंग्स, विद द रियल थिंग्स ओनली। और उससे बच्चा जो है वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, रिलेट करता है और फिर उसको प्रोसीड ऑन करते हैं। लर्निंग आउटकम को कैसे दिमाग में रखा जाता है, तो बहुत सुंदर, थैंक यू। तो मैं चाहूंगी कि आप इसको अगर एक राइटअप बना दें तो इट वुड बी ग्रेट हेल्प। थैंक यू जी। और कोई, और कौन? वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत। यस मैम, आप ही तो कह रही हूँ, मुझे लगता है आप बोलना चाह रही हैं, आपके अंदर बहुत कुछ है। Already they are expert here. Recently I joined Vidya Bharati last 2 months. Already they are doing same practices, but I would like to share outreach programs. Outreach programs means to say that students are I'm trying to do in my school. This is SMB Gita Primary School. Thank you, ma'am. वेरी नाइस। ये आपके स्कूल की तारीफ तो मैं सुन के आ रही थी, रस्ते में मैं किसी से मिली तो उन्होंने मुझे पूछा क्या आप गीता स्कूल जा रहे हैं? मैंने कहा नहीं, मैं अभी तो यहाँ जा रही हूँ तो महाकुंभ के लिए। तो देवर प्रेजेंट है उसको। Thank you, ma'am. Thank you. कैन बी एक्नॉलेज है ऐसे, बहुत सुंदर। 2 महीने एक्नॉलेज अच्छे से करिए भाई, किसी ने कुछ किया है तो ही तो वो बोल रहा है। तो मैं अपनी डाइट की कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत हम अपने सभी राजकीय विद्यालयों में जो प्राध्यापक या अध्यापकगण हैं उनको किस तरह प्रयास कर रहे हैं कि वो बच्चों को इस शिक्षा नीति के साथ जोड़ें, भारतीय संदर्भों, भारतीय विचारधाराओं, भारतीय आदर्शों, भारतीय संस्कृति के साथ। वहाँ हमने अब जितनी भी ट्रेनिंग कराई है उस ट्रेनिंग में 2 मुख्य बातों को लिया है। SCRT के माध्यम से एक कार्यक्रम चलता है और NCERT इसको देख रही है। आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड लैंग्वेज। अब जब ये आर्ट की बात करते हैं तो 3री क्लास में अभी शुरू होगी नए शिक्षा सत्र से, उसको छापा गया है और वो एक 6ठी क्लास से इसी तरह स्पोर्ट्स की, वहाँ पर बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ऐसी आर्ट शामिल की गई हैं जो हमारी दादी नानी जो घरों में अपने आप छोटी छोटी चीज़ें बना लेती थी जिनको आज के बच्चे भूल गए। वो ट्रेनिंग हम अपने टीचर्स को दे रहे हैं, उस तरह की बुक्स आ रही हैं और ताकि वो टीचर 3री क्लास में जाके उन छोटे छोटे बच्चों को खेल के माध्यम से, आर्ट के माध्यम से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ा सकें, स्पोर्ट्स के माध्यम से दूसरे विषय, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, चाहे वो इतिहास ही क्यों ना हो, चाहे वो भाषा शिक्षण क्यों ना हो, वो पढ़ा सकते हैं। वो तमाम चीज़ें चल रही हैं। वो ज़्यादा बोलूँगा तो ज़्यादा विस्तार हो जाएगा, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें, एक हमारी नानी दादी वो कपड़े कागज की लुगदी और मुल्तानी मिट्टी लेके वो बर्तन बनाती थी और वो बड़े कामयाब बर्तन होते थे, उनमें पारे की ये टिक्की नहीं डालनी पड़ती थी
वो भूल गए आजकल के बच्चे, वो उसको आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन के तहत हम लेके आ रहे हैं और बता रहे हैं कि ये केमिस्ट्री है। तो जब उसको पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि ये केमिस्ट्री है। जब हम स्पोर्ट्स को पढ़ाएंगे तो जब बल्ले को, क्रिकेट को पढ़ाएंगे तो गेंद स्पिन क्यों होती है, और बल्ला छोटा भारी या उसका पीछे से ज्यादा वजन क्यों होता है, उसके पीछे फिजिक्स है। वो जब हम स्पोर्ट्स पढ़ाएंगे तो फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन, आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एम्प्लॉय बेस्ड एजुकेशन, ये नई शिक्षा नीति का एक बहुत नया पहलू है और ये हम सभी शिक्षकों को ट्रेनिंग के माध्यम से अभी दे रहे हैं। हमारे पूरे हरियाणा में सभी पीजीटी की इस तरह की ट्रेनिंग गवर्नमेंट स्कूल्स में जितनी भी है हो चुकी है और अभी टीजीटी की इन दिनों चल रही है, यही मुझे बताना। Very nice initiative, sir. Vidyalay. What NEP talks about is the holistic development of a child, and in lieu of that, our school is, we already our school is affiliated, working under the umbrella of Vidya Bharati, and Vidya Bharati is it's not today's work. They are already working on the parameters of NEP. What I think. So what we are working, because I teach +1 and +2 commerce. I'm a commerce teacher, and we are working on how we can, apart from academic education, how we can give the holistic development to a child. Like along with, because our subject, what I teach is that commerce is what is happening around us. So to give them the practical approach. Ours is the first school in Haryana who has started the vocational skill-based courses to the students of +1 and +2 commerce. Different vocational courses have been introduced this year. Although already we are working on that, we don't only work on the theory classes. Along with the theory, we give time to time different practical exposure to the students, like organizing trade fair in our schools, arranging marketing mantras to develop all type of what 21st century skill NEP talks about, developing the collaborative and the communication and the creativity of a child. We are working on that parameters by giving different exposures, by organizing different activities, by organizing different vocational skill courses in our school and enhancing the students to be the 21st century learners. Thank you. ये लग रहा है कि जो मैं कहती हूँ कि टीचर्स को कैसा होना चाहिए, we want dedicated and devoted teachers who can listen to and reliably deliver what makes a real difference, what the students are dealing with and what their parents really care about, and in the process we leave them transformed with more power, freedom, self-expression and peace of mind. तो आप ऑलरेडी वही कर रहे हो, आप उसकी स्पेस पे जाते हो, समझते हो, उनकी नीड को देखते हो, उनके पेरेंट्स को क्या चाहिए, सोसाइटी को क्या चाहिए, देश को क्या चाहिए, उसको समझ के आप ऐसी शिक्षा का निर्वहन कर रहे हो। आई रियली सैल्यूट यू ऑल। और इसी के साथ आज का हम समापन करें। हाँ जी सर, तो आज की प्रिंसिपल कॉन्क्लेव का यहीं पे समापन होता है और कल फिर से मिलेंगे 2:30 बजे से 4 बजे तक, एंड कल 10 से 12 है, कल 10 से 12 का समय रहेगा। और मैं ये आशा करती हूँ कि आपके राइट अप्स मिल जाएंगे और ब्यूटीफुली उसको लिखा होगा, ताकि देश के बहुत सारे लोगों को आपके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, आपके जुनून के बारे में पता चले। थैंक यू सो मच। शांति शांति शांति। आप सभी का पुनः धन्यवाद। नमस्कार।